पढ़ते हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि एमपी बोर्ड से इस चैप्टर से 6 और 7 चैप्टर से यदि 4 नंबर का और यदि 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, जो ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये तो 98% चांस रहते हैं कि पूछा ही जाए, या तो उसकी इससे क्या लूज होते हैं, क्या हमें नुकसान होते हैं वो पढ़ेंगे, और जो ट्रांसफार्मर वर्किंग होती है, इसका डायग्राम होता है, वो सब पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर होता क्या, उसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से वह काम करता है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो सब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पिछले हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख के आइएगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक है इतने इम्पोर्टेंट, लेकिन वो भी डेरिवेशन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। मतलब जो हमारे इनपुट वोल्टेज है, उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का ये काम आता है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेप अप से आपको समझ में खुद आ रहा होगा। स्टेप अप मतलब कि जहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़े, जहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़े वहाँ हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और जहाँ स्टेप डाउन मतलब कम वोल्टेज की ज़रूरत जहाँ पर हमें पड़े, वहाँ पर हम किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा हमें वोल्टेज ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ। तो उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बेस्ड करता है किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये पूरा बेस होता है इसका, ये प्रिंसिपल कहता है इसका। कैसे होता है, अब इसका जो डायग्राम है वो हम समझने वाले हैं, किस तरह से पूरा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ये इसकी तो थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, तो इसके बाद इसकी वर्किंग हम लिख देंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसकी वर्किंग में होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, ये डायग्राम बना लिया। आप डायग्राम कहेंगे कि एकदम से कैसे बना दिया, तो ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। एक तरह मैं छोटा सा बना देता हूँ। इस तरह से हमने 2 क्यूब यहाँ पर ले लिए। इस तरह से डायग्राम मैंने पहले इसलिए बना दिया क्योंकि वीडियो पर बहुत लंबी हो जाती है। ये इस तरह से 2 क्यूब ले लिए, इनको आपस में अपन ने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और इनमें अपने जो लैमिनेटेड, इनको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर रहती हैं, लैमिनेटेड कोर। इस तरह से इनको बना लेते हैं, और इस तरह से इनको नीचे से भी अटैच कर देते हैं इस तरह से। वैसे इसको यहाँ तक, इस तरह से यहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसके बाद ऐसे इनको नीचे तक कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर इनको नीचे से भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये ऐसा हमारा बना हुआ है। फिर इसके ऊपर ये कोयल बनी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर भी एक कोयल बनी हुई है इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। आपको समझ में आया होगा कि ये डायग्राम कैसे बना हुआ है। तो हमें तो बड़ा डायग्राम समझना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया बस कि ये डायग्राम बना कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमारी जो ये लाइन दिख रही है, ये हमारी लैमिनेटेड कोर है। ये क्या, हमारी लैमिनेटेड कोर है, और इनके ऊपर ये हमारी ये कॉइल है, इससे बाइंडिंग की हुई है। मतलब कि इस तरह से राउंड करके इस पर बाइंडिंग की हुई है। तो एक हमारी जो बाइंडिंग है, 2 बाइंडिंग है यहाँ पर, एक प्राइमरी कॉइल की बाइंडिंग है, एक सेकेंडरी कॉइल की बाइंडिंग। मतलब इस तरफ जो है जो प्राइमरी कॉइल है ये P1 P2, और इस तरफ जो है जो सेकेंडरी कॉइल है S1 S2। तो यहाँ पर ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें होता क्या है, इस तरफ से हम इसमें इनपुट वोल्टेज देते हैं, मतलब इस पर यहाँ पर हम वोल्टेज खुद देते हैं। किस में हम वोल्टेज दे रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में हम वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पर हमने इनपुट AC सोर्स से यहाँ पर इसमें करंट दे दिया, मतलब इनपुट वोल्टेज इसमें दे दिया। अब इसमें होगा क्या, आपको पता है एक फार्मूला, करंट ना तो एकदम से बढ़ता ना एकदम से घटता। करंट ना तो एकदम से बढ़ता है और ना ही करंट एकदम से घटता है। तो इससे होगा क्या, इस पर धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। तो करंट धीरे धीरे बढ़ने से क्या होगा, इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। आपको पता है वो वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि हम मैग्नेट को, वो एक हमारी कॉइल है जिसके पास मैग्नेट को लेके आते थे, तो उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही पास आती थी और उसको फिर पीछे आगे पीछे करते थे मैग्नेट को, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता था। इसी तरह यहाँ पर हो रहा है। और धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, जैसे आपने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर धीरे धीरे करंट अंदर बढ़ रहा है, तो इसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। और यदि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें हो रहा है इस वाली प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो गया, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। ये होता था सेल्फ इंडक्शन में कि यहाँ पर हम करंट फ्लो कराते थे,
और इसमें ही अंदर करंट धीरे धीरे बढ़ता था, तो इसके कारण क्या होता था, यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता था। और ईएमएफ इंड्यूस यदि इसमें हो जाता था तो क्या होता था, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये तो आपको पता होगा। ये यदि यहाँ पर कॉइल है तो इसके आसपास कैसा हो जाता है, ये इस तरह इसको यहाँ पर हम बना के देखें, इस तरह से यदि इसमें कोई करंट दिया हमने तो इसके आसपास इसमें धीरे धीरे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होकर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इसके आसपास क्या है, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बन जाती है। तो ऐसा यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर भी इसमें करंट दिया, धीरे धीरे करंट इसमें बढ़ा और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, तो इसमें सेल्फ इंडक्शन के से ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो गया, मतलब कि ईएमएफ बन गया। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इसमें होगा क्या, ईएमएफ प्रोड्यूस इसमें से होगा क्या कि ये वाला ईएमएफ इससे हमारी सेकेंडरी कॉइल है इससे लिंक हो जाएगा। इससे लिंक होने से मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी आ गई, तो इस पर भी क्या है, इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें हुआ क्या, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसमें भी क्या, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो ईएमएफ इंड्यूस किसकी वजह से हुआ, हमारी इस वाली कॉइल, क्योंकि करंट तो हमने इनपुट वोल्टेज तो इसमें दिया था, और इसमें हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, उसके बाद इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, इससे हमारे सेकेंडरी कॉइल लिंक हो गया, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या है, इसमें भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज हमको चाहिए था, इसको हम आरएल को क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस होता है। तो इस जो हमें आउटपुट वोल्टेज जो हमको चाहिए था, जो हमारे घरों में जो करंट जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता है, वो इस तरह से मिलता है। मतलब कि ये सारी प्रोसेस होती है। यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था, हम दो कॉइल लेते थे, एक कॉइल में करंट फ्लो कराते थे, ये वाली कॉइल, और दूसरी जो कॉइल रहती थी, मतलब सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के कारण इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। और वो यहाँ पर हुआ है, इसमें हमने करंट दिया, इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के इसके ईएमएफ इससे लिंक हो गया, और इसमें भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, और यहाँ पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए था वो मिल गया। तो ये इसकी वर्किंग होती है। समझ में ना आया हो तो एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज दिया, इसकी वजह से इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ा, उसकी वजह से इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने से इसमें क्या होगा, आपको पता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फिर इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि ये भी हमारी सेकेंडरी कॉइल भी इससे लिंक हो जाएगी। तो जितना ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हुआ है, उतना इसमें भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने से फ़ायदा क्या होगा, हमें आउटपुट वोल्टेज, अपना जो आउटपुट वोल्टेज हमको चाहिए था, वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग होती है, इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये ट्रांसफार्मर का पूरा वर्क होता है, इस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर पूरा वर्क करता है। तो समझ में आपको आया होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा वर्क कैसे करता है। इतना आपको क्लियर है ये टॉपिक, कैसे ये वर्क करता है। और ये बेस होता है म्यूचुअल इंडक्शन कि लास्ट में क्या हो रहा है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन ही हो रहा है। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का ही हो गया। तो समझ में आया आपको इतना भी। तो अब देखते हैं इसका स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं, उनको और देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया, डायग्राम बना लेना और इतनी थ्योरी यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद हम वर्किंग लिखने वाले हैं, वर्किंग और लिख लेना। तो ठीक है इतना। आइए बच्चों, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और समझ लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होती है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न के। तो जो यहाँ पर कॉइल ऐसे ऐसे घूमी हुई रहती है तो इनको बोलते हैं टर्न। तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल जिसमें कम होती है और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जिसमें ज़्यादा होती है, वो हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आप समझ सकते हैं, स्टेप अप मतलब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ, ये इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल यहाँ पर कम है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर निकलेगा। मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम होती है और नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होती है, वो हमारे कौन से होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इनका इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा इस तरह डायग्राम इस तरह बना हुआ है। आपको जल्दी, मतलब यदि आपका ये 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो एमपी बोर्ड में, तो ये लास्ट में आता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।
पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में बचा है तो बहुत फिजिक्स का पेपर छोटा नहीं आता है, बड़ा आता है। तो दूसरा है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पता है आपको, ये वोल्टेज कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा वोल्टेज को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ भी क्या है, इसमें क्या होता है, हमारी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम होती है और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल की जो टर्न होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल यहाँ पर जो टर्न है उनकी ज़्यादा है, इस तरह से ये बहुत सारी है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल यहाँ पर कम है। और ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर RL लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, या आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन दोनों फ़र्क क्या होता है, बस इसमें सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ सेकेंड ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पर इसमें फर्क होता है। ये हमारी कौन सी प्राइमरी कॉइल, ये NP है, ये हमारी कौन सी NS है, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर भी वही है, ये प्राइमरी कॉइल में टर्न कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है सेकेंडरी में, और यहाँ पर सेकेंडरी में कम होती हैं, प्राइमरी में ज़्यादा होती है। यही फ़र्क होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस इतना ही इनमें फ़र्क होता है स्टेप अप में और स्टेप डाउन में। आपको समझ में आ गया होगा। यदि स्टेप अप और स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर की डायग्राम भी आ जाए तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो अब इसकी वर्किंग और देख लेते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसकी वर्किंग क्या होती है, हमने समझा तो आपको दिया ही था, उसको थ्योरी में कैसे लिखना है वो और ज़रा देख लेते हैं। चलिए बच्चों वर्किंग को समझ लेते हैं। वैसे वर्किंग हमने देख तो ली थी क्या किस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, लेकिन एक बार थ्योरी फॉर्म में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द AC इनपुट इज़ गिवन टू प्राइमरी कॉइल, मतलब AC इनपुट जब हम प्राइमरी कॉइल को देते हैं, ड्यू टू विच फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, जो फ्लक्स लिंक होता है हमारी कॉइल के साथ वो कैसा चेंज हो जाता था, क्योंकि आपको पता है करंट धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके कारण फ्लक्स वहाँ पर चेंज हो जाता है। एंड ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स EMF विल इंड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, मतलब जो हमारा फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण जो हमारी कॉइल है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी EMF। मतलब कि हम जब इनपुट वोल्टेज हमारी कॉइल को देते हैं तो उसके अंदर करंट धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और इसके कारण हमारे उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है, और उस EMF को हम बोलते हैं प्राइमरी EMF। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस द सेम फ्लक्स विल लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल, जो फ्लक्स इसमें हुआ था वही सेम फ्लक्स इसके साथ जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके साथ लिंक हो जाता है। एंड हैंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स द EMF विल इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड सेकेंडरी EMF, मतलब कि इसमें भी अब चेंज इन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इसमें भी अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने लगता है तो इसमें भी क्या होता है हमारा EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी EMF बोलते हैं। मतलब कि इसके कारण यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी EMF इंड्यूस्ड हुआ, और यही कारण होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करता है। मतलब उसमें सेल्फ इंडक्शन भी होता है और म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारा बेस्ड होता है किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो ये उसकी वर्किंग होती है। तो वर्किंग समझ में आई आपको। अब यहाँ पर एक रेशो और आता है, इसका बोर्ड देख लेते हैं, जो ट्रांसफार्मर का रेशो होता है बोर्ड देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। चलिए बच्चों, जो हमारे एक ट्रांसफार्मर रेशो होता है वो और देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। आपको पता है E=2 में क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं, जो हमारा E=2 में क्या होता है हमारा d∅dt होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यदि हम इसे n नंबर के लिए ले लें, मतलब n नंबर ऑफ टर्न के लिए ले लें, तो यहाँ पर n और आ जाएगा साथ में। मतलब ये तो हमारा सिंपल फार्मूला हो गया। यदि हमने इसको n नंबर ऑफ टर्न के लिए ले लिया तो यहाँ पर इसके साथ n और आ गया। तो यदि मैं इसको लिखूँ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर EP आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल P आ जाएगा, बाकी d∅/dt आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 नाम दे देंगे इसको। बाकी ऐसा ही आप सेकेंडरी के लिए और लिख लेंगे, ये ES हो जाएगा, और यहाँ पर भी NF हो जाएगा, और ये d∅/dt आ जाएगा। ये हमारी यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेकेंड से फर्स्ट को, मतलब डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट।
तो यहाँ पर जो ई एस है उसके डिवाइड में क्या जाएगा, ई पी आ जाएगा। बाकी जो यहाँ पर है वो क्या है हमारा एन एस है और डी फाई डी टी है, और नीचे क्या है हमारा एन पी है और डी फाई डी टी है। तो यहाँ से आप यदि देखें डी फाई डी टी, फिर डी फाई डी टी हमारा कैंसिल हो गया, ये डी फाई डी टी से ये डी फाई डी टी हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई एस ई पी बचा, और यहाँ पर क्या बचा हमारा एन एस एन पी बचा, और ये दोनों इक्वल किसके आ गए, के आ गए। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो। ये की हमें बताता है ट्रांसफार्मर रेशो को, ये तो हमारा ये आ गया इसका ट्रांसफार्मर रेशो आ गया। इस तरह से इसको, ये भी हमारे कभी पेपर में पूछ लिया था कि ट्रांसफार्मर रेशो बताओ, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आया कि यहाँ पर तो आपने कुछ खास किया नहीं है, ये दो इक्वेशन ले ली, इनको आपस में डिवाइड कर लिया, ये हमारा यहाँ से आ गया।